नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम अधिगम जो मनोविज्ञान का बाल विकास या शिक्षा मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान, आप किसी नाम से उसको जान सकते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो था अधिगम में इससे पहले हमने अधिगम और प्रेरणा को पढ़ा था। आज हमारा टॉपिक है संवेग और अधिगम या सीखना, संवेग और सीखना, इमोशंस एंड लर्निंग, संवेग और सीखना, ये हमारा टॉपिक है। इस पर हम चर्चा करेंगे। संवेग है क्या? अलग अलग तरीके से लोगों ने अलग अलग इसको कहा कि संवेग है क्या। मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार को मूलतः तीन रूपों में विभाजित किया है, तीन पक्षों में विभाजित किया है। मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार को मूलतः तीन पक्षों में विभाजित किया है। वो तीन पक्ष कौन से हैं? पहला पक्ष है ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक। मनोवैज्ञानिकों ने जो मानव का व्यवहार है, उस मानव के व्यवहार को इन तीन पक्षों में विभाजित किया है: ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ये तीन पक्ष हैं। सर्वप्रथम मनुष्य क्या होता है कि सर्वप्रथम मनुष्य, अभी तीनों पक्षों में हम ज्ञानात्मक पक्ष की बात करें, सबसे पहला पक्ष होता है ज्ञानात्मक पक्ष। देखा गया है सर्वप्रथम मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, सर्वप्रथम मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति या प्राणी अथवा क्रिया, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी अथवा क्रिया का ज्ञान प्राप्त करता है। सबसे पहले मनुष्य अपनी इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा वस्तु, व्यक्ति, प्राणी अथवा क्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक। फिर दूसरे स्टेप पर भावात्मक पक्ष, जो ज्ञान उसको मिला है, उस ज्ञान के आधार पर उसके मन में एक भाव की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले क्या करता है कि किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है, और फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उस ज्ञान के परिणाम स्वरूप उसके मन में भाव उत्पन्न होता है। उस वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के बारे में जो उसको जानकारी हुई, उस जानकारी के कारण उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, जिसे भावात्मक पक्ष कहा जाता है। और जब भाव उत्पन्न होता है, उस भाव के परिणाम स्वरूप वो क्रिया करता है। जो सबसे पहले किसी वस्तु, व्यक्ति या क्रिया के बारे में उसको जानकारी हुई, ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान के परिणाम स्वरूप उसके मन में एक भाव पैदा हुआ, और भाव जब पैदा हुआ, भाव के परिणाम स्वरूप वो क्रिया करता है। ठीक, क्रिया प्रतिक्रिया करता है, जिसको हम क्रियात्मक पक्ष कहते हैं। तो सबसे पहले ज्ञानात्मक पक्ष, फिर भावात्मक पक्ष और फिर क्रियात्मक पक्ष होते हैं। उदाहरण के लिए आप ऐसे जान लो कि हमने किसी सांप को देखा। ठीक, हमने किसी सांप को देखा। अब सबसे पहले क्या हुआ, हमको ज्ञान हुआ ये सांप है। ठीक, या हमने शेर को देखा, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये शेर है, ज्ञान हुआ उस प्राणी के बारे में, उस जीव के बारे में ज्ञान हुआ कि ये शेर है या ये सांप है। ठीक, ये ज्ञानात्मक पक्ष हो गया। फिर क्या हुआ कि अब शेर या सांप को देखने के बाद हमको ज्ञान हुआ कि ये शेर और सांप है, तो हमारे मन में एक भाव पैदा हुआ। भाव जब पैदा हुआ तो इसको भावात्मक पक्ष कहते हैं। अब भाव जो पैदा होता है, डर, जो भाव पैदा हुआ, भाई सांप हो या शेर हो, उससे जो हमारे मन में भाव जब वो हमारे सामने होता है तो डर पैदा होता है, तो ये भावात्मक पक्ष हुआ। इसी को मनोवैज्ञानिक भाषा में संवेग भी कहते हैं।
तो ये भावात्मक पक्ष हो गया। अब फिर क्या होगा, क्रियात्मक पक्ष। हमने देखा, उसको जाना कि सांप है या शेर है, फिर भाव पैदा हुआ डर का, भाई सांप और शेर से हम डरते हैं, सीधी सी बात है, तो डर का भाव पैदा हुआ। और भाव जब पैदा होता है उसके परिणाम स्वरूप क्रिया होती है, और क्रिया क्या हुई, जब डर का भाव पैदा होगा तो क्रिया क्या होगी, आत्मरक्षा, भागना, ठीक, ये क्रिया होगी। तो सबसे पहले मनुष्य के मन में ज्ञानात्मक पक्ष जागृत होता है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसके मन में एक भाव पैदा होता है, और भाव के परिणाम स्वरूप वो क्रिया उत्पन्न होती है। जैसे अभी कोई हमारे मित्र बहुत दिन से बाद हमको मिले हैं, हमारे मम्मी पापा, हम बाहर रह रहे हैं, वहाँ आए हैं, तो अब उनको सबसे पहले जानकारी हुई हमको कि हमारे मम्मी पापा आए हैं, हमारे मित्र आए हैं, तो ये ज्ञानात्मक पक्ष हो। भाव, अब बहुत दिन के बाद हम मिल रहे हैं अपने मित्र से या मम्मी पापा से, वात्सल्य, स्नेह जैसे भाव पैदा होंगे, तो क्रिया क्या होगी, अब यहाँ भय, भाव भय का नहीं है, यहाँ क्रिया भाव क्या है, यहाँ प्रेम और स्नेह का भाव है, वात्सल्य का भाव है, तो यहाँ भागेगा नहीं, यहाँ दौड़ कर वो गले लग जाएगा, नज़दीक आने की चाह। जब भाव पैदा होता है तो भाव के परिणाम स्वरूप या दूर जाने की चाह या नज़दीक आने की चाह, ठीक, तो वो नज़दीक आने की चाह पैदा होगी तो दौड़कर गले लग जाएगा, गले मिलेगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी को ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष कहा जाता है। सामान्यतः किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया के ज्ञान के परिणाम स्वरूप मनोभाव उत्पन्न, किसी वस्तु, व्यक्ति, क्रिया अथवा प्राणी के ज्ञान के परिणाम स्वरूप पैदा होने वाले मनोभावों को ही संवेग कहते हैं। ज्ञान के परिणाम स्वरूप उत्पन्न मनोभावों को ही संवेग कहते हैं। जैसे भय है, क्रोध है, घृणा है, स्नेह है, वात्सल्य है, ये सब क्या है, ये सब संवेग है, ठीक। लेकिन ये सामान्य अर्थ है, लेकिन मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से संवेग थोड़े अलग रूप में है। मनोविज्ञान में संवेगों को थोड़ा अलग और भिन्न रूप में लिया जाता है। मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने, जो मनोवैज्ञानिक थे, मैकडूगल ने, जैसे पूछा जाता है मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया, तो मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत जो था मैकडूगल का था। तो मनोवैज्ञानिक मैकडूगल ने स्पष्ट किया कि मनुष्य के समस्त मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों के पीछे कोई प्रेरक होता है। मैकडूगल कहते हैं कि मनुष्य की समस्त मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों के पीछे कोई ना कोई प्रेरक होता है। और जैसे पलायन मूल प्रवृत्ति है, तो प्रेरक क्या है, भय, संवेग क्या है, भय, ठीक, भय के कारण वो पलायन करता है, ठीक। तो कोई ना कोई प्रेरक होता है और प्रेरक को ही संवेग कहा जाता है। तो ये मैकडूगल का मानना है कि मनुष्य की समस्त मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहारों के पीछे कोई ना कोई प्रेरक होता है, और ये प्रेरक को ही संवेग कहा जाता है, ठीक। उन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की और बताया कि हर मूल प्रवृत्ति के पीछे कोई ना कोई संवेग प्रेरक होता है, जिसको हम संवेग कहते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप मनुष्य क्रिया करता है। सबसे पहली तो एक क्वेश्चन ये भी उठता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की, तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की चर्चा की, और उन 14 मूल प्रवृत्तियों के पीछे छिपे 14 संवेगों की भी चर्चा की। मैकडूगल का मानना था कि हर मूल प्रवृत्ति के पीछे कोई ना कोई प्रेरक होता है, और प्रेरक ही संवेग होता है, ठीक। इसमें उन्होंने पहला जो मूल प्रवृत्ति बताई, पलायन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना, तो उसके पीछे भाग जाना, उसके पीछे संवेग भय बताया। पलायन मूल प्रवृत्ति, संवेग क्या है, भय। युगुस्सा जिसको कहते हैं कम्बैट, जिसके पीछे संवेग क्या है, क्रोध। युगुस्सा मतलब किसी से लड़ाई करने के लिए तत्पर हो जाना, उसके पीछे क्या है, क्रोध,
संवेग होता है तभी ये कार्य होते हैं। फिर विकर्षण, विकर्षण मतलब कह सकते हो कि किसी के प्रति आकर्षण ना होना, तो उसका संवेग होता है घृणा। फिर मूल प्रवृत्ति पैतृक, पेरेंटल, संवेग उसके पीछे क्या होता है, वात्सल्य। फिर मूल प्रवृत्ति संवेदना, संवेदना मतलब समान रूप से दुख प्रकट करना, उसके पीछे संवेग होता है दुख। मूल प्रवृत्ति भोग, और भोग के मैटिंग जिसको कहते हैं, भोग के पीछे जो संवेग होता है वो होता है काम। भोग के पीछे संवेग जो छिपा होता है उसको कहते हैं काम। फिर मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा, उसके पीछे संवेग होता है आश्चर्य। मूल प्रवृत्ति दैन मतलब दीनता, उसके पीछे होता है आत्महीनता मतलब निगेटिव सेल्फ फीलिंग्स। मूल प्रवृत्ति आत्मगौरव, इसके पीछे संवेग है आत्माभिमान, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। सामूहिकता मूल प्रवृत्ति, मनुष्य की मूल प्रवृत्ति क्या है, सामूहिकता मनुष्य की मूल प्रवृत्ति है। क्यों ऐसा है, उसके पीछे संवेग क्या है, एकाकीपन, वो अकेलेपन से बचने के लिए समूह में मनुष्य रहता है। फिर मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण, भोजन प्राप्त करने की इच्छा मूल प्रवृत्ति है, और उसके पीछे संवेग क्या है, भूख। मूल प्रवृत्ति है संचय, संचय मतलब कलेक्ट करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पास इकट्ठा करना। उसके पीछे जो संवेग है वो अधिकार भावना, अधिकार भावना संवेग है। मूल प्रवृत्ति है विधायकता, विधायकता जो मूल प्रवृत्ति है कंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं, उसके पीछे संवेग है रचनात्मकता, क्रिएटिवनेस। और मूल प्रवृत्ति हास, हास जिसको कहते हैं लाफ्टर, और लाफ्टर मूल प्रवृत्ति के पीछे जो संवेग है वो है आमोद, जिसको आमोद प्रमोद कहते हैं। तो ये 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियों की बात मैकडूगल करते हैं, और हर मूल प्रवृत्ति के पीछे 14 प्रकार के संवेगों की चर्चा भी मैकडूगल करते हैं। अब एक हम डिफिनेशन लिखेंगे। मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्तियों के केंद्रीय, मैकडूगल के अनुसार संवेग मूल प्रवृत्तियों के केंद्रीय, आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार होते हैं। संवेग मूल प्रवृत्तियों के केंद्रीय, आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार होते हैं। संवेग मूल प्रवृत्तियों के केंद्रीय, आवश्यक और अपरिवर्तनशील आधार होते हैं। ये संवेग के बारे में मैकडूगल महोदय की डिफिनेशन है। जरसील्ड महोदय की बात की जाए, जरसील्ड के अनुसार, जरसील्ड महोदय कहते हैं कि संवेग से तात्पर्य आवेश में आने, उत्तेजित होने और अथवा भड़क उठने की दशा से है। संवेग से तात्पर्य आवेश में आने, उत्तेजित होने और भड़क उठने की दशा से है। ये जरसील्ड महोदय का कहना है। जरसील्ड महोदय क्या कहते हैं कि संवेग से तात्पर्य आवेश में आने, उत्तेजित होने और भड़क उठने की दशा से है। ठीक, ये जरसील्ड महोदय की डिफिनेशन है। इसके बाद बात करते हैं एक और डिफिनेशन की चर्चा कर लेते हैं। ड्रेवर के अनुसार, ड्रेवर महोदय के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है। ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा, जिसमें शारीरिक परिवर्तन,
प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक निश्चित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें शारीरिक परिवर्तन, प्रबल भावना के उत्तेजित होने की दशा और एक निश्चित प्रकार के व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित रहती है। ये ड्रेबर महोदय कहते हैं। नेक्स्ट टाइम चर्चा करते हैं संवेग और भावना। संवेग और भावना, सामान्यतः संवेग और भावना को एक ही अर्थ में लिया जाता है, परंतु मनोवैज्ञानिकों ने इसमें कुछ अंतर बताया है। हम लोग सामान्य रूप से संवेग और भावना को एक ही रूप में लेते हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने इसमें कुछ अंतर बताया है। वैलेंटाइन महोदय ने कहा है वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि भावना संवेग की प्रथम स्थिति है। वैलेंटाइन महोदय कहते हैं कि भावना जो होती है वो संवेग की प्रथम स्थिति है। भावना संवेग की प्रथम स्थिति है। जब भावना तीव्र होती है तो उसको संवेग कहते हैं। भावना संवेग की प्रथम स्थिति है। जब भावना तीव्र हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको संवेग कहते हैं। उनके अनुसार, वैलेंटाइन के अनुसार लिखेंगे, वैलेंटाइन के अनुसार जब भावनाएं तीव्र होती हैं तब संवेग उत्पन्न होते हैं। जब भावनाएं तीव्र हो उठती हैं तब संवेग उत्पन्न होते हैं। ठीक, अब ये थोड़ा संक्षिप्त सा अंतर पता चल गया कि संवेग क्या है और भावना क्या है। भावना प्रथम स्थिति है, और जब वो अधिक बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो वो स्थिति होती है, चरम की स्थिति होती है, उसी को संवेग कहते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं संवेग के सिद्धांत। संवेग के सिद्धांतों की बात करते हैं। इसमें नंबर 1 सिद्धांत की चर्चा करते हैं, जेम्स लैंग सिद्धांत। जेम्स लैंग सिद्धांत इसके प्रतिपादक जो थे वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेम्स और डेनमार्क के मनोवैज्ञानिक कार्ल लाइंग्स, 2 लोग थे। उन्हीं के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके प्रतिपादक कौन थे? पहला सिद्धांत है जेम्स लैंग सिद्धांत। इसके प्रतिपादक थे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जेम्स और डेनमार्क के शरीरवेत्ता कार्ल लाइंग्स इसके प्रतिपादक थे। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार, ये जेम्स लैंग सिद्धांत की चर्चा हम कर रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जब किसी उद्दीपक का तात्पर्य कोई वस्तु हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, या कोई क्रिया हो सकती है। ठीक, उद्दीपक क्या होता है? कोई वस्तु होता है, कोई प्राणी होता है, या कोई क्रिया होती है। तो ये सिद्धांत कहना चाहता है मनुष्य जब किसी उद्दीपक को देखता है, मनुष्य जब किसी उद्दीपक को देखता है अथवा अन्य इंद्रियों के द्वारा उसका अनुभव करता है, जरूरी नहीं आँखों से देखा या शरीर से महसूस किया, गंध आई नाक से,
या उसको अपनी जिह्वा से चखा, कानों से सुना, किसी भी इंद्रिय के द्वारा जब किसी मनुष्य किसी उद्दीपक, कोई प्राणी, वस्तु अथवा क्रिया कुछ भी हो, को देखता है या किसी अन्य इंद्रियों के माध्यम से उसको महसूस करता है, उसका अनुभव करता है, तो सहसा उसके शारीरिक अंगों और व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो सहसा उसके शारीरिक व्यवहार और अंगों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक, तो ये जेम्स लैंग सिद्धांत है। जेम्स लैंग सिद्धांत में ये कहा गया है कि मनुष्य जब किसी किसी उद्दीपक की चर्चा हमने की। उद्दीपक में कोई वस्तु हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है या कोई क्रिया हो सकता है। मनुष्य जब किसी उद्दीपक को देखता है या किसी अपने अन्य इंद्रियों के माध्यम से उसका अनुभव करता है, तो सहसा उसके शारीरिक अंगों और व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, और जो ये परिवर्तन आता है इसी को संवेग कहते हैं। ठीक, किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा क्रिया को देखने या किसी अन्य इंद्रियों के माध्यम से महसूस करने के बाद जो उसके शारीरिक संरचना और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है उसी को संवेग कहते हैं। ऐसा जेम्स लैंग सिद्धांत का मानना है। फिर दूसरा सिद्धांत है कैनन बार्ड सिद्धांत। कैनन बार्ड सिद्धांत, ये कैनन और बार्ड दो लोग थे, उन्हीं के नाम पर है सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार संवेगों और संवेगात्मक व्यवहार का उदय एक साथ होता है। संवेगों और संवेगात्मक व्यवहार का उदय एक साथ होता है। जैसे शेर को देखना या सांप को देखना, मतलब एक भाव पैदा हुआ, क्या पैदा हुआ? डर। तो डर और भागना दोनों साथ में होता है, ऐसा इनका मानना है कि देखता है और देखते ही जैसे डर पैदा हुआ तुरंत भाग लिया। ठीक, संवेगों और संवेगात्मक व्यवहार दोनों का उदय एक साथ होता है। ठीक, ये ऐसा इस सिद्धांत में माना गया है। नंबर 3, त्रिस्थिति सिद्धांत। त्रिस्थिति सिद्धांत, इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो मरे महोदय थे। तो इस सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के व्यवहार की 3 स्थितियां होती हैं। मनुष्य के व्यवहार की 3 स्थितियां होती हैं। सबसे पहली स्थिति होती है संवेग की अनुभूति की गहनता। पहली स्थिति है संवेग की अनुभूति की गहनता। दूसरी स्थिति है संवेग की अनुभूति की गहनता। दूसरी स्थिति है अनुभूति के परिणाम स्वरूप विषय वस्तु के निकट या दूर जाने की चाह। निकट या दूर जाने की चाह। और तीसरी स्थिति है दूसरी स्थिति है। पहली स्थिति है ये 3 त्रिस्थिति सिद्धांत जो है इनमें मरे महोदय ने बताया कि संवेगात्मक व्यवहार की 3 स्थितियां होती हैं। पहली संवेग की अनुभूति की गहनता, दूसरी संवेग की अनुभूति की गहनता के परिणाम स्वरूप सुख और दुख की अनुभूति।
संवेग की गहनता के परिणाम स्वरूप दुख और सुख की अनुभूति। और तीसरी स्थिति, दुख और सुख की अनुभूति के परिणाम स्वरूप विषय वस्तु के निकट या दूर जाने की चाह। ये 3 स्थितियां बताई उन्होंने। इसको हम फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला सिद्धांत है संवेग का सिद्धांत, जो है वो जेम्स लैंग सिद्धांत, जो जेम्स और लैंग जिसके प्रतिपादक हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य के सामने कोई उद्दीपक आता है तो उसके उद्दीपक को देखता है या अपने किसी इंद्रिय के द्वारा उसका अनुभव करता है, तो उसके शारीरिक और मानसिक व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। ठीक, शारीरिक अंगों और उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और इसी स्थिति को संवेग कहते हैं। जब जैसे हमारे सामने कोई उद्दीपक प्रस्तुत हुआ, उद्दीपक में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई प्राणी हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है या कोई क्रिया हो सकती है, और उद्दीपक के परिणाम स्वरूप जो हमने जब उसको देखा, अनुभव किया, तो उसके परिणाम स्वरूप जो हमारे शारीरिक अंगों और व्यवहार में परिवर्तन होता है उसी को संवेग कहते हैं इस सिद्धांत के अनुसार। उदाहरण के लिए हमने बताया कि फिर कैनन बार्ड सिद्धांत में बताया गया है कि संवेग और संवेगात्मक व्यवहार दोनों एक साथ पैदा होते हैं। ठीक, संवेग और संवेगात्मक व्यवहार दोनों एक साथ पैदा होते हैं। और जैसे भय पैदा हुआ सांप देखकर, तो भय के साथ भागते भी हैं। ये नहीं कि पहले जाना कि हाँ ये सांप है, फिर हमारे मन में एक भय पैदा हुआ, डर पैदा हुआ, हम कांपने लगे और फिर उसके बाद हम भागे। ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि कैनन बार्ड सिद्धांत में कहा गया है कि संवेग और संवेगात्मक व्यवहार यानी भय और भाग जाने की क्रिया दोनों साथ में होता है। फिर है त्रिस्थिति सिद्धांत, ये मरे महोदय का है। त्रिस्थिति सिद्धांत में मरे महोदय ने संवेगात्मक व्यवहार की 3 स्थितियां बताई। सबसे पहली स्थिति क्या है कि संवेग की अनुभूति की गहनता, मतलब संवेग, चाहे जो संवेग हो, 14 प्रकार के संवेग होता है, चाहे सुख वाले हों या दुख वाले हों, संवेग कितने प्रबल हैं, कितने गहन हैं। दुख है अगर तो कितना अधिक है, भय है तो कितना अधिक है। ठीक, और भाई एक कुत्ते को देखकर जो संवेग पैदा होगा डर से, भय, और एक शेर को देखकर सामने जो भय पैदा होगा, दोनों के संवेगों में गहनता अधिक होगी, ये जान लो। और जितना, तो ये ही बताना चाहते हैं कि गहनता कितनी है। सबसे पहली स्थिति है संवेग की अनुभूति की गहनता की। उस संवेग को हम किस स्तर पर, चाहे प्रेम स्नेह वाला हो और चाहे एक मित्र हर दूसरे तीसरे दिन मिलता हो और एक बहुत दिन बाद मिल रहे हो किसी भी अपने माता पिता से या मित्र से, तो दोनों में के संवेगों में गहनता जो होगी वो अलग तरीके होगी। तो संवेग की अनुभूति की गहनता। दूसरी स्थिति है इस अनुभूति के परिणाम स्वरूप सुख अथवा दुख की अनुभूति। इस अनुभूति की गहनता के परिणाम स्वरूप सुख अथवा दुख की अनुभूति। अब चाहे हम अपने मित्रों को देखेंगे, माता पिता को देखेंगे तो सुख की अनुभूति होगी, और किसी हम सांप को देख ले, शेर को देख ले तो दुख की अनुभूति होगी। तो दोनों की गहनता महसूस करना, ये पहली बात। गहनता और गहनता से गहनता के कारण पैदा होने वाला दुख और सुख किस लेवल का है। दुख के भी कई लेवल होते हैं, एक हल्की चोट लग जाए और एक एक्सीडेंट हो जाए बड़ा सा, ये दोनों में दुख में अंतर होता है। तो फिर तीसरी स्थिति उन्होंने बताई कि दुख सुख की अनुभूति के परिणाम स्वरूप निकट या दूर जाने की स्थिति। ठीक, जिस स्तर का गहनता होगा उतनी ही स्तर से हम या निकट आएंगे या दूर जाएंगे। ये त्रिस्थिति सिद्धांत है। 3 स्थितियां उन्होंने बताई हैं। ठीक, ये जो संवेग के सिद्धांत है इसकी हमने चर्चा की। इसके आगे हम इस टॉपिक पर और चर्चा करेंगे। अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ठीक, धन्यवाद।